पार्ट बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कृष्णिका। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कृष्णिका क्या होती है उसे समझेंगे। तो यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है, इसको डिस्कस करते हैं कि जब किसी पृष्ठ पर विकिरण आपतित होती है तो कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग अवशोषित और शेष भाग पारगमित होता है। तो यहाँ हमने एक विकिरण जो है Q यहाँ एक पृष्ठ पर आपतित की, तो यहाँ से कुछ भाग जो है यहाँ से परावर्तित हो गया। परावर्तित भाग को हमने QR रिफ्लेक्टिव पार्ट QR कहा है, और ये अभिलंब है और उस मीडियम में ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और R एंगल से मुड़ती है रिफ्लेक्ट। अब यहाँ से ये किरण गुजरती है इस माध्यम में, तो इस माध्यम द्वारा इस किरण का कुछ भाग QA एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, QA भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यहाँ से निकलने के बाद ये विकिरण अभिलंब से दूर हटते हुए जो है पारगमित हो जाती है, और इसे हमने QT के द्वारा व्यक्त किया है। तो माना किसी वस्तु के पृष्ठ पर Q विकिरण आपतित होती है, इसका QR भाग जो है परावर्तित, QA भाग अवशोषित और QT भाग जो है पारगमित हो जाता है। तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से Q बराबर QR प्लस QA प्लस QT, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 में Q का हम भाग दे देते हैं, Q भाग जो है उसका भाग दे रहे हैं, तो QR अपॉन Q, QA अपॉन Q, QT अपॉन Q इज इक्वल टू 1। तो इस भाग को मैं R से ले रहा हूँ, इसको A से, और इस भाग को T से व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ जो R है, A है और T है, ये कहलाते हैं आपके परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक और पारगमन गुणांक कहलाएंगे ये आपके। नेक्स्ट, तो यहाँ यदि R इज इक्वल टू 0 और T इज इक्वल टू 0 हो तो अवशोषण गुणांक कितना होगा, A बराबर 1, यानी कि सर्वाधिक अवशोषण की स्थिति। अतः सर्वाधिक अवशोषण की स्थिति में हम ये कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि ऐसी वस्तुएं जो उन पर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर ले, ऐसी वस्तु को हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल करके आती है आदर्श कृष्णिका की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन पर आपतित संपूर्ण विकिरणों का वह अवशोषण कर लेती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका। लेकिन वास्तव में प्रकृति में कोई भी आदर्श कृष्णिकाएं होती ही नहीं है जो पूरे के पूरे आपतित विकिरण का क्या कर ले, अवशोषण कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। परंतु सभी जो काली वस्तुएं होती है, काली वस्तुओं की अवशोषण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, अतः इन्हें कृष्णिका वस्तु कहा जाता है। काजल की अवशोषण क्षमता लगभग 96% होती है। जो ब्लैक पार्ट होते हैं उनकी अवशोषण क्षमता लगभग 98% होती है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो काली वस्तुएं होती हैं उनकी अवशोषण की जो क्षमता है विकिरणों को, वो अधिक होती है। इसीलिए हम सर्दियों के दिनों में जो है काले कपड़े पहनने की लिए कहते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ठंड नहीं लगे, इसलिए जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश विकिरणों को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े एब्जॉर्व कर सके, हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे, इसलिए काले कपड़े पहने जाते हैं। और गर्मियों के दिनों में जो है डार्क रंग के, यानी कि ज़्यादा गहरे रंगों के जो कपड़े हैं वो नहीं पहने जाते हैं। यही रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि गहरे रंग या काले रंग जो है प्रकाश का विकिरणों का अवशोषण ज़्यादा करते हैं, तो वो
गर्मी पैदा करते हैं। इसलिए गर्मियों में तो सफ़ेद रंग के हल्के रंगों के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े ठंडक देते हैं, और सर्दियों में जो है डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए या गहरे काले रंग कपड़े पहनते हैं। तो अब बात करते हैं कृष्णिका वस्तु का ऊर्जा वितरण वक्र। जो कृष्णिका वस्तु का ऊर्जा वितरण वक्र 1899 में लूमर व प्रिक्सहाइम नामक दो वैज्ञानिक हुए। इन्होंने कृष्णिका वस्तु के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण का अध्ययन किया, जिसकी प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार होती है। तो प्रायोगिक व्यवस्था को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उपरोक्त प्रायोगिक व्यवस्था के आधार पर लूमर और प्रिक्सहाइम ने कृष्णिका वस्तु को विभिन्न तापों पर रखकर कृष्णिका से उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के संगत कृष्णिका की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा और तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के बीच वक्र खींचा। तो यहाँ देखिए व्यवस्था में क्या क्या है। ये तो है आपके कृष्णिका विकिरण का सोर्स, यहाँ से कृष्णिका विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। मिरर M1 ये है, इस मिरर M1 से टकराकर कृष्णिका विकिरण कहाँ आते हैं, इन दोनों स्लिट से गुजरते हुए यहाँ। स्लिट का क्या कार्य होता है, इनके पथ को बना करके रखना, ताकि ये जो है मिरर M2 पर आपतित हो सके। और मिरर M2 से बाद जाने के बाद ये कहाँ जाती है, प्रिज्म। अब ये सभी चीज़ें जो है एक फिक्स एंगल्स होते हैं, ताकि ये विकिरणें यहाँ से टकराकर यहाँ आ जाए, यहाँ से टकराकर यहाँ आ जाए। तो ये एंगल एक फिक्स एंगल्स पे सेट की जाती हैं। तो ये प्रिज्म आ गया। प्रिज्म से जैसे ही प्रकाश विकिरण गुजरेंगे वो अलग अलग रंगों के, क्योंकि प्रिज्म की प्रकृति होती है वर्ण विक्षेपण की, वह रंग जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में जो है बिखेर देता है। तो प्रिज्म से जब ये प्रकाश बिखरेगा और बिखरने के बाद ये जाता है M3 पृष्ठ पर, और M3 से जो है यहाँ डिटेक्टर रहता है, उससे जो है इनकी ऊर्जा को देखा जाता है। तरंगदैर्घ्य अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को यहाँ डिटेक्ट किया जाता है। तो इनसे जो है एक चित्र खींचा गया ई लैम्ब्डा और लैम्ब्डा के बीच। इस वक्र को कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। इस वक्र को क्या कहते हैं हम, कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये इस तरफ तो ऊर्जा है तरंगदैर्घ्य के अकॉर्डिंग ई लैम्ब्डा, और इस तरफ जो है तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ देखिए कि ये 0 मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ अलग अलग तरंगदैर्घ्यों के लिए जो है वक्र बने हुए हैं इस तरह से। ये T1 टेम्परेचर पर जो है ये वक्र, T2 टेम्परेचर पर ये वक्र है, और T3 टेम्परेचर पर ये इस तरह से वक्र है। अब इन वक्रों को कैसे स्पष्ट किया गया है वो हम डिस्कस करते हैं। उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि नंबर 1, वक्र सतत हैं, अर्थात कृष्णिका वस्तु प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण का उत्सर्जन करती है। वक्र सतत है, ये सतत वक्र क्या व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्णिका वस्तु प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो देख सकते हैं ये जितने भी वक्र हैं सतत वक्र के रूप में हैं, कहीं से बीच में टूटा हुआ नहीं है, यानी कि प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का उत्सर्जन जो है कृष्णिका वस्तु कर रही है। नंबर 2 पे रिजल्ट मिलता है कि एक निश्चित ताप पर प्रारंभ में लैम्ब्डा का मान बढ़ाने पर ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है, और अधिकतम मान प्राप्त करने के पश्चात लैम्ब्डा का मान और बढ़ाने पर ई लैम्ब्डा का मान घटता जाता है। तो देख सकते हैं कि प्रारंभ में जैसे कोई टेम्परेचर लिया हमने, T1 ले लिया, तो T1 पर प्रारंभ में जैसे जैसे हम लैम्ब्डा को बढ़ा रहे हैं ई लैम्ब्डा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बढ़ती बढ़ती ये मैक्सिमम हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ई लैम्ब्डा पर। तो यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद फिर हम आगे और लैम्ब्डा को बढ़ा रहे हैं,
तो तरंग दैर्घ्य को बढ़ा रहे हैं, तो अब जो है ऊर्जा का मान ई लेमड़ा का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। ये दूसरा रिजल्ट यहाँ इस तरह से देखने को मिला। ताप बढ़ाने पर कृष्णिका वस्तु की अधिकतम उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है, परंतु उसके संगत तरंग दैर्घ्य घटती है। अर्थात लैम्बडा एम इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/T। अर्थात तरंग दैर्घ्य जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तरंग दैर्घ्य तो क्या होगी, घटती जाएगी। तो लैम्बडा बराबर B/T। बी क्या कहलाता है, वीन नियतांक, और बी का जो मान होता है वो होता है 2.9 × 10⁻³ मीटर। इसे ही वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने अलग अलग टेम्परेचर की बात की थी कि अलग अलग टेम्परेचर पर जब वक्र खींचा जा रहा है तो अधिकतम मैक्सिमम की जो वैल्यू है, मैक्सिमम ई लेमड़ा के जो मैक्सिमम अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता की क्या जो मान है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता का मान तो बढ़ता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अधिकतम जैसे ये T1 टेम्परेचर लिया तो उत्सर्जन क्षमता ये बढ़ी, यहाँ तक थी। फिर T2 टेम्परेचर लिया तो उत्सर्जन क्षमता की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ चली गई, ये अप हो गई, ये मैक्सिमम यहाँ मिला हमें, ये ऊर्जा बढ़ गई। फिर T3 टेम्परेचर यानी कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर लिया T3, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो है ऊर्जा का मान T1 और T2 की टेम्परेचर की तुलना में ऊर्जा का मान यहाँ T3 टेम्परेचर पर और अधिक मिला, पीक ऊंचे स्तर पर। लेकिन इनके अनुपात में यदि हम लेमड़ा को देखें तो लेमड़ा यहाँ T1 टेम्परेचर पर ज़्यादा था, T2 टेम्परेचर पर पीक इधर खिसक गया तो लेमड़ा ये कम हो गया, तरंग दैर्घ्य कम हो गया। फिर T3 टेम्परेचर पर पीक यहाँ है तो इसके संगत लेमड़ा की वैल्यू देखें तो लेमड़ा और इधर खिसक गया, यानी कि लेमड़ा तो घटता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेमड़ा घटता जा रहा है, यानी कि लेमड़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहाँ से मिलता है हमें, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम। लेमड़ा का जो है अधिकतम जो है लेमड़ा का मान जो है मूल बिंदु की ओर विस्थापित होना क्या कहलाता है, विस्थापन का नियम है। एक निश्चित ताप पर प्राप्त वक्र और लेमड़ा अक्ष के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कृष्णिका वस्तु की कुल उत्सर्जन क्षमता को व्यक्त करता है, जो परम ताप के चतुर्थघात के समानुपाती होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टीफन का नियम। तो स्टीफन के नियमानुसार जो ऊर्जा है वो परम ताप के चतुर्थघात के समानुपाती होती है, अर्थात E बराबर सिग्मा T⁴। इसे यहाँ जो सिग्मा है इसे कहते हैं हम स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक। तो सिग्मा का जो मान है वो होता है 5.67 × 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता परमताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है वो परमताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, अर्थात E लैम्बडा मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू T⁵। कृष्णिका वस्तु के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण को समझने में चिरसम्मत यांत्रिकी की क्या क्या विफलताएं रही। जो कृष्णिका वस्तु की विकिरण ऊर्जा को समझने के लिए जो चिरसम्मत यांत्रिकी की विफलताएं हैं क्या क्या रही उनको देखते हैं। इसको समझने के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी में निम्न 2 नियम व्यक्त किए। तो पहला नियम तो दिया वीन का विकिरण नियम। वीन के विकिरण नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंगदैर्घ्य के परास की विकिरणों के लिए कृष्णिका वस्तु की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता निम्न सूत्र के द्वारा दी जाती है। ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर A/λ⁵ E⁻⁻ B/KT
ई की पावर माइनस बी अपॉन के टी के रूप में है, बी अपॉन के टी डी लैम्बडा। अतः स्पष्ट है कि वीन का विकिरण नियम केवल जो है, वीन का जो विकिरण नियम है केवल कम तरंगदैर्घ्य परास को ही समझा सकता है। जो वीन का विकिरण नियम है वो निम्न तरंगदैर्घ्य परास में ही जो है इस बात को समझा सका। उच्च तरंगदैर्घ्य परास में जो है वीन का विस्थापन सूत्र ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ई की पावर माइनस बी अपॉन के टी डी लैम्बडा, यह केवल निम्न तरंगदैर्घ्य परास में ही जो है इस वक्र के बारे में समझा सका। उच्च तरंगदैर्घ्य परास में यह नहीं समझा पाया। रेले जीन्स के अनुसार एक निश्चित ताप पर लैम्बडा व डी लैम्बडा तरंगदैर्घ्य परास की विकिरणों के लिए कृष्णिका स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता निम्न सूत्र से दी गई। ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा की पावर 4 डी लैम्बडा। और ये जो रेले जीन्स हुए, रेले जीन्स जो है अपने नियम के अनुसार जो ऊर्जा परास वक्र है उसे चिरसम्मत यांत्रिकी में के अंतर्गत वो जो है केवल और केवल उच्च तरंगदैर्घ्य परास में ही जो है उस वक्र को समझा सके। तो इस प्रकार से जो है चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो ऊर्जा वक्र को संपूर्ण तरंगदैर्घ्य परास के लिए स्पष्ट कर सके। यानी कि कोई तो जो वीन हुआ तो वीन तो के सूत्र के द्वारा जो है केवल निम्न तरंगदैर्घ्य परास में जो है वक्र की व्याख्या की जा सकी, और रेले जीन्स के द्वारा जो है उच्च तरंगदैर्घ्य परास में जो है वक्र की व्याख्या की जा सकी। तो इस प्रकार से जो है चिरसम्मत यांत्रिकी में कोई त्रुटि रही जिसके कारण संपूर्ण तरंगदैर्घ्य परास में जो है ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या सूत्रों के द्वारा नहीं की जा सकी। तो यही जो है चिरसम्मत यांत्रिकी की असफलता रही। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद ही जो है क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव होता है, और उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।